हाँ तो बच्चों, इससे पहले अभिक्रिया की कोटि आपने कर लिया है, वेग व्यंजक भी कर लिया है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट था वो है, अगला पॉइंट है हमारा, अभिक्रिया की कोटि आपको समझा दिया था, वेग व्यंजक वेग नियम भी बता दिया है। उसके बाद वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक में हमारा शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक के का क्या मात्रक होगा, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक क्या होगा, द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक के क्या होगा, ये आपके सिलेबस तक है। तृतीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक ये आपके सिलेबस से थोड़ा अलग है, तो हायर क्लासों में है, ये भी वैसे आपने कर रखा है। तो अब मैं आपको इसके अलावा बताने वाला हूँ आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। आणविकता जो है किसी रासायनिक संतुलित समीकरण में जो हमारे अभिकारक, सिर्फ अभिकारक के अणु, जितने अभिकारक के अणु हमारे भाग ले रहे हैं, 1 2 3, 3 से ज़्यादा आणविकता को नहीं माना गया है, क्योंकि ये एक सैद्धांतिक संकल्पना है। और ये इसलिए 3 से ज़्यादा नहीं कहता है क्योंकि इसमें कहता है कि अभिक्रिया के दौरान अधिकतम 3 अणु ही आपस में संघट्ट कर सकते हैं या कोलिजन उनके बीच में हो सकता है। कोलिजन का मतलब होता है कि आपस में 3 अणु एक साथ टकरा सकते हैं इस तरीके से, ये अणु इससे टकरा रहा है, ये अणु इससे टकरा रहा है, यानी कि तीनों आपस में एक दूसरे की सरफेस से टकरा सकते हैं। इस तरीके से 3 से ज़्यादा अणु एक साथ टकराने की संभावना या पॉसिबिलिटी कम है, तो इसलिए आणविकता को 3 तक ही माना गया है। अब जो हमारी आणविकता है वो प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती हैं। प्राथमिक अभिक्रियाएं वही अभिक्रियाएं हैं जिनमें जो अभिक्रियाएं एक चरण में संपन्न होती हैं वो प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आणविकता थोड़ा, जिस अभिक्रिया में एक अणु, अभिकारक का एक अणु भाग लेता है उसको हम कहते हैं एक अणुक अभिक्रिया। अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग लेते हैं तो उसको हम कहते हैं द्विआण्विक अभिक्रिया। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया होगा, एक अणुक अभिक्रिया का उदाहरण हमने बताया था NH4NO2। NH4NO2 बराबर आपने बनाया होगा N2 + 2H2O। तो यहाँ पे एक ही अणु भाग ले रहा है, इसके आगे हमारे पास कोई अंक नहीं लिखा है, तो अंक नहीं लिखा है तो एक अंक मानेंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं एक आणुक अभिक्रिया। अभिक्रिया में अभिकारक हमारा एरो से लेफ्ट वाला पार्ट है, तो ये अभिकारक का यहाँ पर एक ही अणु अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक आणुक अभिक्रिया। द्विआण्विक अभिक्रिया में आपको बताया था 2HI लिखाया होगा उदाहरण आपने, तो 2HI बराबर H2 + I2। तो ये हमारी द्विआण्विक अभिक्रिया, यहाँ पे 2 लिखा है, देखिए 2 लिखा है, तो इसका मतलब 2 HI के 2 अणु, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HI एक अणु प्लस HI 2 अणु, तो ये मिलके बनाएंगे H2 + I2। HI का एक अणु, HI का एक अणु, तो ये हमारे 2 अणु अभिक्रिया अभिकारक के हैं, तो ये हमारी द्विआण्विक अभिक्रिया है, द्विआण्विक अभिक्रिया। इसी प्रकार से त्रिआण्विक में 2NO + O2, तो ये आपको बताया था 2NO2, तो त्रिआण्विक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो समाकलित वेग समीकरण में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम निकालेंगे K के लिए व्यंजक, सीधी सी बात है, K की वैल्यू निकालते हैं इसमें, तो इस पर आप ध्यान देना है। सबसे पहले समाकलित वेग समीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है। तात्क्षणिक वेग निर्धारण जो है हमारा, वो तात्क्षणिक वेग का निर्धारण सरल नहीं होता है, वो थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में अभिकारक की सांद्रता में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन आता है। तो इसका मान जो है सांद्रता तथा समय के मध्य वक्र T बिंदु पर हमने जो रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींची थी, उसके ढाल को मापकर किया था। अब अभिक्रिया की कोटि भी ज्ञात करना जो है कठिन हो जाता है इस प्रक्रिया में। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम वेग समीकरण को
वेग समीकरण को, इसमें जो मापे गए प्रायोगिक आंकड़े हैं, प्रायोगिक आंकड़े जो हम विभिन्न समय अंतराल पर विभिन्न सांद्रताएं या सांद्रता जो लेते हैं, सांद्रता तथा वेग स्थिरांक के बीच जो संबंध स्थापित होता है वही हमारा एक प्रकार से वेग समीकरण है। तो यहाँ पे हम शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण के की गणना करते हैं, प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना करते हैं, द्वितीय एवं तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण उच्च कक्षाओं में आगे आप पढ़ेंगे जैसे इंटर करने के बाद, तो ये बीएससी वगैरह में होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ दो ही अभिक्रियाओं की कोटि के बारे में पढ़ेंगे, वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। तो शून्य कोटि के लिए हमें वेग स्थिरांक के का समाकलन समीकरण निकालना है। अब शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है? शून्य कोटि अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग एक या दो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन द्वारा अप्रभावित रहता है। यानी कि वे ऐसा वेग जिसमें एक या दो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन द्वारा अप्रभावित रहता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लिखते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक की शून्य घातांक, अभिकारक की सांद्रता की शून्य घातांक, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होती है। तो थोड़ा हमारा एक कैमरा इसको कवर नहीं कर पा रहा, समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू, हाँ यहाँ पे हमें एक अभिक्रिया उदाहरण देना पड़ेगा अभिक्रिया का। माना हमारे पास अभिक्रिया R से P, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है R से P, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक, P फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो रिएक्टेंट की सांद्रता पर डिपेंड करता है। किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इस पे डिपेंड करती है सांद्रता, इसकी सांद्रता पे निर्भर करता है वेग। तो वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन R। अब यहाँ पे शून्य घातांक की समानुपाती है तो यहाँ हम 0 कर देंगे। अब वेग का हम लिखते हैं यहाँ पे समाकलन, वेग का अवकलन समीकरण क्या होता है? इसको आपने लिखा होगा dr बाई dt, वेग को लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे माइनस में होता है। वेग व्यंजक से हमने वेग का अवकलन पढ़ा था, तो वेग का अवकलन सीधे सीधे वेग बराबर लिखते हैं। वेग बराबर क्या लिखते हैं ये आपको बताया था उधर, समय और सांद्रता के बीच में अवकलन जो बनता है ये बनता माइनस dr बाई dt। r का मतलब अभिकारक की सांद्रता किसके साथ परिवर्तित होती है? समय के साथ साथ ये सांद्रता में परिवर्तन आता है। तो वेग बराबर हम ये लिख सकते हैं। अब वेग प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r की सांद्रता 0 के, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो वेग में हम ये कहाँ से आया, तो ये वेग का मान है, यह ध्यान दीजिएगा। फिर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इसको लिख सकते हैं dr बट्टे dt
इक्वल टू माइनस साइन यहाँ लगाएंगे के। अब के गुणा 1 लिखते हैं, तो 1 क्यों लिखा हमने? अगर किसी राशि की घात 0 है तो इसका मान, आंकिक मान 1 होता है, ये गणित के अनुसार है। तो r की घात अगर 0 है, सांद्रता यहाँ पे 0 है, इनका मान 0 है, तो ये 1 हो जाएगा इसका मान। तब जो हमारा समीकरण आया वो ये आया माइनस डी आर बट्टे डी टी इक्वल टू के। दिख रहा होगा आपको, के लिखते हैं। फिर आपने क्या करना है कि के को इधर ले आना है, कि डी टी को उधर ले जाना है, और माइनस साइन भी वहाँ ले जाओगे आप, तो ये लिखेंगे आप इसको डी आर को इधर ही रखेंगे, के डी टी वज्र गुणन कर दिया, इसके नीचे 1 ले करके, तो माइनस साइन के साथ हम यहाँ ले जाते हैं इसको, माइनस के डी टी, इसको समीकरण 1 कर दो। ठीक। हाँ तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डी आर है, डी आर अभिकारक के समांतर बराबर ये आया था माइनस के इंटू डी टी। इसको हमने समीकरण 1 कहा था। इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना है, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन का मतलब है इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन आपने करना है, इंटीग्रेशन लेना है यहाँ पे। तो इंटीग्रेट का मतलब है 0 टू फाइनल वैल्यू जो है, स्टार्टिंग से अंत, अभिक्रिया की स्टार्टिंग से अंत तक की सारी वैल्यू को एक साथ सम्मिलित करने को हम समाकलन कहते हैं। तो डी आर का समाकलन दोनों पक्षों में इस तरीके से हम इंटीग्रेशन का साइन बना देंगे, तो इसको लिखेंगे डी आर, इस तरीके से आ जाएगा। माइनस के हमारी कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको बाहर, तो डी टी का समाकलन कर देंगे, ये डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक गणितीय सूत्र आपने याद करना है। अगर हमारे पास dx है तो इसकी वैल्यू x हो जाती, ये है जैसे dx, गणित की भाषा में इस dx का समाकलन x हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे समाकलन dr है, dr सांद्रता है, तो इसको हमने लिखना है r, ऐसे आ जाएगा ये। और दूसरा जो है हमने यहाँ पे देखना है के डी टी, माइनस के इंटू डी टी, इसका मान हमने रखना है के टी प्लस आई, के टी प्लस आई। सी भी लेते हैं, कुछ किताबों में सी लिया होगा, तो ये कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समय का इंटीग्रेशन है, तो ये होगा हमारा टी प्लस आई, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस के टी प्लस आई। अब हम यहाँ पे रख देंगे इंटीग्रेशन माइनस के डी टी की वैल्यू रख देंगे माइनस के टी प्लस आई, और डी आर की ये दो वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अभिकारक की सांद्रता, तो ये आर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ आर बराबर, यहाँ पे माइनस के डी टी की जगह पर आ जाएगा माइनस के टी प्लस आई, तो ये हो जाएगा माइनस के टी प्लस आई। तो इस तरीके से हमारा एक ये सूत्र आ जाता है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद ये इंटीग्रेशन का साइन है जी, इनिशियल टू फाइनल कह सकते हैं इसको, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम होगा ये, अभिक्रिया का प्रारंभिक समय से अंतिम समय, फाइनल टाइम इसको कहते हैं। ऐसे यहाँ पे सांद्रता के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन, तो फाइनल कंसंट्रेशन का मतलब प्रारंभिक सांद्रता से अंतिम सांद्रता। तो अब समीकरण 2 में अब मान लिया जाए, हम यहाँ लेते हैं यदि t बराबर 0 समय पर, इस समय अगर हम 0 लिया हो, तब हमारी जो r की सांद्रता है r बराबर r0 होगी। तो ये दोनों मान t बराबर 0, r बराबर r0 समीकरण 2 में रखने पर आप अपने हिसाब से समीकरण बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा ये
आर बराबर, ये समीकरण 2 में रखना है हमने टी और आर की वैल्यू। आर की जगह पे आर बराबर R0 रख देंगे और माइनस के आ जाएगा, माइनस के टी, सॉरी टी की जगह पे 0, टी बराबर 0 तो टी गुणा 0 प्लस ये हमारा आई हो गया। तो हमारा क्या बचेगा, ये यहाँ पे बचेगा बराबर, ये बचेगा R0। देखो यहाँ पे माइनस के और 0 तो ये 0 हो जाएगा, माइनस के गुणा 0 बराबर 0 प्लस आई, ये बचना चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं आई बराबर R0, 0 0 हो गया तो आई बराबर R0 आया हमारे पास। अब यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं आई का मान समीकरण नंबर 2 में पुनः रखने पर। दोबारा हम समीकरण 2 ले रहे हैं, पुनः समीकरण 2 में रखने पर आई का मान मैं यहाँ रख दूंगा। समीकरण 2 हमारे पास ये वाली है तो मैं इसमें फिर से आई का मान रख दूंगा। तो हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 2 को, ये है समीकरण 2 आर बराबर माइनस के टी प्लस आई। अब देखो समीकरण 2 ध्यान से देखिए, आर बराबर माइनस के टी प्लस आई है। आई की जगह पे आपने क्या रखना है, ये मान आई बराबर R0 रखना है। तो ये रखना है आई बराबर R0, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा R0। अब आपने क्या करना है, माइनस के टी को इधर ले आना, पक्षांतर कर देना है इसको, कि हमें के की वैल्यू निकालनी है, आपको ध्यान देना है। तो मैं यहाँ ले आऊँगा, तो यहाँ पे हम पक्षांतर करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के टी को उठा के दाएं से बाएं ले आए तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के टी इधर आएगा तो ये प्लस के टी हो जाएगा। आर को हमने यहीं रहने दिया जहाँ पे था, आर यहीं पे रहेगा, R0 भी उधर ही रहेगा जहाँ पे है, राइट में था राइट में ही है। अब हम निकालेंगे के टी बराबर हमारे पास हो जाएगा R0 इधर है, इस R को हम उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है प्लस में है R, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास के की वैल्यू क्या आएगी, के बराबर आ जाएगा R0 माइनस R अपॉन टी। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो हम स्कूल खोलने पे एक बार फिर चर्चा कर लेंगे। आवाज़ कम करो। हाँ तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि जो हमारा वेग स्थिरांक के का मात्रक आया वो R0 माइनस R बट्टे टी आया। तो R0 जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, ये है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t बराबर 0, t इक्वल टू 0 समय पे है। और ये अंतिम सांद्रता है एट ए टाइम t पर, जब अभिक्रिया लगभग ख़त्म होने वाली होगी तो हम इसको कहेंगे फाइनल सांद्रता, अंतिम सांद्रता। ये t जो है हमारा समय हो गया, k जो है वेग स्थिरांक। अब यहाँ पे जो मान आता है, एक हम कर्व खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं सांद्रता और समय के बीच में। तो मानना ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पर हम समय को ले लेंगे, यहाँ समय आ जाएगा और इधर हमारी आ जाती है सांद्रता। सांद्रता किसकी, अभिकारक की। तो अभिकारक के लिए हम क्या लिखेंगे, R। अब 0 टाइम पे जो है हमारा अभिकारक 100% होता है, उसकी सांद्रता में कोई ह्रासमेंट नहीं होता, तो ये हमारा 100% होता है। तो इस समय इसकी सांद्रता सबसे टॉप में होगी एट ए टाइम 0 पे। 0 पे कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, 0 समय पे हमारा अभिकारक 100% होता है। तो ये ग्राफ के टॉप बिंदु पर है, कोई भी सांद्रता इसकी कम नहीं हुई है। जैसे जैसे अभिक्रिया का समय बढ़ाते हैं तो अभिकारक की सांद्रता नीचे की ओर घटती है। जैसे इस समय 0 समय से हमने 1 सेकंड देखा तो सांद्रता यहाँ गिरती है, तो ये हमारा 1 पॉइंट आ जाएगा। ऐसे हमारे 2 सेकंड हुए तो अभिकारक की सांद्रता और नीचे गिरेगी, इधर आ जाएगी। 3 सेकंड में सांद्रता यहाँ गिर जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी सांद्रता।
तो एक पॉइंट ये आएगा। इस प्रकार से हमारा समय जैसे जैसे बढ़ेगा तो अभिकारक की सांद्रता नीचे की ओर गिरेगी। तो इस तरीके से हमारा एक प्लॉट आ जाएगा। अब हम इसके लिए जो है वेग स्थिरांक k के लिए ढाल निकालते हैं, k बराबर माइनस ढाल। तो ये हमारा एक सूत्र हो जाता है।